हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 जगत वर्गीकरण से, इसलिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। ओके, पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, इंपॉर्टेंट लगता है, अपने सभी दोस्तों के पास में सभी ग्रुप्स में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए सर्वप्रथम कैरियस लिनियस जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे, तो कैरियस लिनियस ने वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करना स्टार्ट किया था, शुरू किया था, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। किसको? कैरियस लिनियस को। अब देखिए उसके बाद उन्होंने 2 आधार पर वर्गीकरण स्टार्ट किया था। कितने आधार पर? उन्होंने 2 आधार पर वर्गीकरण किया था। वो 2 आधार कौन कौन से हैं? पहला आपका था जंतु जगत और दूसरा था कौन सा? पादप जगत। तो इन 2 आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। किसने? कैरियस लिनियस ने। ओके, अब देखिए उसके बाद में 1969 में, कब? 1969 में R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जो कि अभी तक मान्य है। तो आज यहीं पर हम बात करने वाले हैं 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिनके बारे में आगे मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा जो किंगडम है, जगत है, उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इन जीवधारियों में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। किनमें? जो मोनेरा जगत में जो जीवधारी आते हैं उनमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? तो देखिए जिन कोशिकाओं में यानी कि जो सेल होते हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उनको कहा जाता है जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। तो देखिए जिन यानी कि सेल में यानी कि कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उनको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मोनेरा जगत के बारे में। तो देखिए इन जीवधारियों में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जिनमें क्या नहीं होता है? केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। और एक कोशिका क्या होते हैं? जो कि एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। तो वो किस में आते हैं? वो आते हैं मोनेरा जगत में। अब देखिए इसमें आरंभिक केंद्र होता है। यहाँ पर आपको आरंभिक का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए पता होना चाहिए कि जब इन जीवधारियों का जन्म होता है, जो मोनेरा जगत में जीवधारी आते हैं, उन जीवधारियों का जब जन्म होता है तब उनमें क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या होता है कि उनमें जो केंद्रक होता है वो विलुप्त हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आरंभिक केंद्र होता है। यानी कि इसमें क्या होता है? स्टार्ट में तो केंद्रक होता है, लेकिन बाद में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है? विलुप्त होता जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कौन कौन से जीवधारी इसमें आते हैं। तो देखिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और तंतु में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सभी एग्जाम्पल होते हैं किसके? मोनेरा जगत के। ओके, तो ये हमने बात की किसके बारे में? मोनेरा जगत के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं इसके। नेक्स्ट यहाँ पर आपका था 2nd नंबर का प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव है, वह यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? जो प्रोटिस्टा होता है वो एक कोशिकीय होता है, यानी कि एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है, लेकिन ये कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। अभी मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उनमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो होता है उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, सुविकसित न्यूक्लियस उनमें पाया जाता है, केंद्र के पाए जाते हैं किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ओके, अब देखिए इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, जो भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके? प्रोटिस्टा के। ओके, अब यहाँ पर देखिए बात आई है यूग्लिना की। तो देखिए यूग्लिना से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है।
तो देखिए युग्लिना पौधों एवं जंतु के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको ना तो हम पौधे कह सकते हैं और ना ही इनको जंतु कहा जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, किसके बारे में? युग्लिना के बारे में। ओके, तो ये हमने बात की यहाँ पर प्रोटिस्टा के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फंगी यानी कि कवक के बारे में। तो देखिए कवक जो होते हैं ये कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय व परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? जो कवक होते हैं, फंगी होते हैं, वो कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब क्या होता है? तो देखिए अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होना क्या होता है? परपोषी होता है। यानी कि इनका जो भोजन होता है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं। ओके, अब देखिए ये मृत शरीरों का विघटन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके आपको चलना है। जो कवक होते हैं, फंगी होते हैं, वो क्या करते हैं? जो मृत शरीर होते हैं, बॉडी होती है, उनका विघटन करते हैं व अवशोषण द्वारा इनमें पोषण होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो कवक होते हैं, फंगी होते हैं, उनमें जो अवशोषण के पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? अवशोषण के द्वारा जो फंगी होती है, कवक होते हैं, उनमें पोषण होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तथा सेल वॉल जो होती है इनके काइटिन की बनी होती है। जो सेल वॉल होती है इनकी कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है कवक में? तो ये काइटिन की बनी होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, यानी कि अपना जो भोजन है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। और देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके बारे में इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। ओके, इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइजोपस और पेनिसिलिन इसके क्या होते हैं? ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं कवक यानी कि फंगी की। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कवक के बारे में, फोटो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है पादप यानी कि प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए ये बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। प्लांट जो होते हैं, पादप जो होते हैं, ये यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक कौन से होते हैं? जिनमें सुविकसित केंद्रक होता है। और बहुकोशिकीय क्या होते हैं? जो कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ओके, ये स्वपोषी होते हैं तथा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कैसे होते हैं? यानी कि अपना जो भोजन है वो खुद ही बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। और किसके द्वारा बनाते हैं? तो ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कौन? पादप यानी कि प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, शैवाल, मोस, बीज वाले पौधे, ये सभी क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं पादप के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और लास्ट हम बात करेंगे जंतु जगत के बारे में, इनकी एनिमेलिया के बारे में। तो देखिए इस जगत के जीवों को मेटाजोआ भी कहा जाता है। ये भोजन का अंतर्ग्रहण भी करते हैं, अतः इन्हें बहुकोशिकीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो ये अंतर्ग्रहण के द्वारा क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं और इनको बहुकोशिकीय उपभोक्ता कहा जाता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो इनमें नहीं होती है। इनमें चलने के लिए निश्चित अंग प्रदान होते हैं, यानी कि विशेष कार्य के लिए विशेष अंग उनको दिए जाते हैं। किनको? जंतु जगत में जो भी स्तनधारी आते हैं, जो भी आते हैं, उनको क्या दिए जाते हैं? चलने के लिए विशेष अंग उनको प्रदान किए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं और परपोषी होते हैं। यूकेरियोटिक मतलब इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मछली, चपटे व गोलकृमि, मेंढक, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी क्या होते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मनुष्य वगैरह सभी किस में आते हैं? तो ये आते हैं एनिमेलिया। ओके, तो ये हमने यहाँ पर बात की है जंतु जगत के बारे में। ओके, तो देखिए हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज यहाँ पर हमने जो 5 जगत वर्गीकरण है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है पूरी डिटेल के साथ में। तो देखिए अब इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ के आना है, समझ के आना है, ताकि कल के क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लगा पाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास पसंद आई है, इंपॉर्टेंट लगी है, तो अपने सभी दोस्तों के पास में सभी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।